Hi guys, how are you all? Dear students, I welcome you all on the Gravity Circle Biology channel. हम लोग अभी क्लास 12th के zoology पोर्शन के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, और जिसके अंदर मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में यूट्रस और यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की डिटेलिंग बताई थी. सभी को शायद याद हो, राइट? एंड हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि अगर यूट्रस को सर्जिकली रिमूव करते हैं तो टर्मिनोलॉजी का क्या नाम होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी, जिसको मैंने प्रोनाउंस करना भी तुम लोगों को सिखाया था. ठीक है, चलो आज आगे का पढ़ते हैं. उसके पहले थोड़ा सा यार ये बता दो कि नीट की तैयारी तुम्हारी तगड़ी चल भी रही है कि नहीं. हाँ, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं थोड़ा सा हम लोग जो है सुस्त पड़ गए हैं, थोड़ा धीमी चाल हो गई है, ठंड आ गई है शायद, इसलिए लेट उठना चालू कर चुके हैं या जल्दी सोना स्टार्ट कर चुके हैं, और जो हमारे एक्चुअल स्टडी आवर्स हैं ये बहुत रिड्यूस से साउंड कर रहा है मुझे. तो इस चीज़ को अगर अभी ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल अवॉइड कर दो बच्चा लोग. हमारी नीट की एग्जामिनेशन की तैयारी अगर हमने अभी से तगड़ी करी है तो ही हमारा आगे जाके कुछ उद्धार हो पाएगा. अगर तुम ये सोच के बैठ रहे हो ना कि आखिरी के 4-5 हफ्तों के अंदर हम लोग कुछ मतलब बहुत ही बड़ा कर दिखाएंगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. ठीक है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना मतलब तुम्हारा सिलेबस हो गया है वो तुम्हारा कंठस्थ एक तरीके से मान लो कि तुम्हारे कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए तुम लगा दो उसके. ठीक है, और जो आगे पढ़ने वाला सिलेबस है ना उसको हमें ऐसे पढ़ना है कि हम एक बार के अंदर दिमाग में उसको फिट कर लें. कारण ये कि एक ही चैप्टर को 5-5, 6-6 बार पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं होता. ठीक है, चलो आगे प्रोसीड ऑन करते हैं. हम लोगों ने देख लिया था बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे. अब थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या पढ़ रहे थे. बेसिकली देख लो, हम लोग पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को 1 पेयर ओवरीज की डिटेल बता दी. ठीक है, मैंने ओविडक्ट बता दिया, यूट्रस बता दिया, और मैंने सर्विक्स बता दिया. और मैंने ये भी कहा कि सर्विक्स के जो 2 स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, एक होता है इंटरनल ऑस, एक होता है एक्सटर्नल ऑस. ये दोनों के दोनों स्फिंक्टर मसल्स मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर मसल्स के अंदर काउंट होते हैं. ठीक है, और ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया था, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वजाइनल कैनाल से पढ़ना. ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होता है यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मैं तुम लोग को बताती हूँ. वजाइनल कैनाल जो है बेसिकली इसके रिस्पेक्ट में जो मिसकंसेप्शन माइंड में रहता है वो ये रहता है कि वजाइनल कैनाल इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन केस ऑफ फीमेल्स. हाउएवर इट इज नॉट. ठीक है, इन फैक्ट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन केस ऑफ फीमेल्स विल बी कॉल्ड एज वुल्वा. ठीक है, तो फिर वेजाइना बेसिकली क्या है? तो वेजाइना इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द एक्सेसरी डक्ट सिस्टम ओनली. इट इज नॉट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. इट्स ओपनिंग विल बी प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया पोर्शन. ठीक है, तो देखते हैं इसको, ध्यान दो, थोड़ा समझ आएगी बातें. ठीक है, सब चीज समझ आएगी. सिर्फ बस ये चाहिए कि तुम्हारा फोकस जब मैं पढ़ा रही हूँ तो पूरा यहाँ हो स्क्रीन के ऊपर. ठीक है, और ना कि किसी भी और जगह पर नहीं चाहिए, सिर्फ स्क्रीन पे हो. ठीक है, अब देखते हैं वेजाइनल कैनाल की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो पर्टिकुलरली पूछा अगर किसी ने कि इसकी लेंथ कितनी हो सकती है डायमेंशंस पे जाके, तो हम बोलेंगे 10 से 12 सेंटीमीटर की करीबन इसकी लेंथ हो सकती है. ठीक है, अब वेजाइनल कैनाल बेसिकली किधर लोकेटेड है? तो देखो, सर्विक्स पोर्शन ये है ऊपर की तरफ. ठीक है, और हमने देखा था कि एक्सटर्नल ऑस ये वाला है, जो कि एक्सटर्नल ऑस वो स्फिंक्टर मसल्स हैं जो कि वेजाइनल कैनाल को सर्विक्स के साथ में जो है बेसिकली उसके बीच में कनेक्शन है एक तरीके से. ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं अक्सर. ठीक है, रिलैक्स हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं, रिलैक्स हो सकती हैं. समझ रहे हो बात को? तो मसल्स हैं, स्फिंक्टर हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की एबिलिटी इनकी डेफिनेटली होती है. ठीक, अब मैंने कहा कि सर्विक्स के एक्सटेंडेड पोर्शन को हम लोग वेजाइना बोल रहे हैं, जो कि बाहर की तरफ ओपन हो रहा है, मतलब कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में वेजाइनल कैनाल आ जाएगी. दिस इज वेरी क्लियर. ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सर्विक्स, और ये बाहर मतलब कि बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के क्लोज कांटेक्ट में वेजाइनल ऑरिफिस आ जाएगा. ठीक है, अब हम इसको बोलते हैं वेजाइनल कैनाल के लिए वी यूज सम टर्म्स ऑलरेडी. ठीक है, विच प्रोबेबली शायद तुम लोग जानते भी हो और नहीं भी जानते तो हम बताएंगे. देखो, एक तो तुमने सुना होगा बर्थ कैनाल, एक तुमने सुना होगा कॉपुलेटरी कैनाल. ठीक है, अब मैं तुम लोगों को दोनों ही बातें थोड़ा क्लियर कर देती हूँ. कॉपुलेटरी कैनाल बेसिकली वो कैनाल है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट कर रही है. ठीक है, मतलब कि इंसेमाइनेशन के दौरान पे
जो मेल पीनस है उससे स्पर्मेटोजोआ जो है वो ट्रांसफर हो रहा है कहां पर, तो हम बोलेंगे वो हो रहा है कॉपुलेटरी कैनाल के अंदर। ठीक है, तो कॉपुलेटरी कैनाल कौन सी है, दैट विल बी वेजाइना। ओके, वेजाइना को ही हम लोग इंटरचेंजेबली कॉपुलेटरी कैनाल बोलते हैं। ओके, एक और बात समझ लेते हैं कि यही कैनाल जो है बर्थ कैनाल का एक भाग बनाती है, मतलब कि वेजाइनल कैनाल डायरेक्टली बर्थ कैनाल नहीं है, इनफैक्ट वेजाइनल कैनाल बर्थ कैनाल का एक पार्ट है। तो बर्थ कैनाल क्या है, तब तुम ध्यान से समझना। ठीक है, कि बर्थ कैनाल अगर तुम लोगों को मैं एक डायग्राम के थ्रू ही दिखाऊं तो बर्थ कैनाल ध्यान से अगर देखते, रुको यार इधर से देखते हैं। ठीक है, ये वाले डायग्राम में हाईलाइटर ऑन करने दो हाँ, यहां से। तो अब समझना, ये सर्विक्स दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, और ये वेजाइना दिख रहा है। ये पूरा जो डार्क ब्राउन एरिया, इस पूरी को साथ में मिला के बोलते हैं हम लोग बर्थ कैनाल। So we need to be very clear with these two terminologies because from these two terminologies the questions will be asked in examination. ठीक, क्या बोलोगे? कॉपुलेटरी कैनाल पूछा तो क्या बोलोगे, जल्दी बता दो। कॉपुलेटरी कैनाल बोला तो क्या बोल दोगे, जल्दी बता दो। तुम लोग बोल दोगे वेजाइनल कैनाल। ठीक है, और अगर तुमसे पूछा बर्थ कैनाल तो तुम बोलोगे कि इट इंक्लूड्स बोथ वेजाइनल कैनाल एंड सर्विकल कैनाल। ठीक है, समझ आया? तो यहां हमें समझ आना जरूरी है ये पॉइंट। ठीक है, फॉर्म्स द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग लेबर अलोंग विथ, क्या लिख दूं बताओ, यहां पर एक स्टेटमेंट इनकम्प्लीट लिखा मैंने जानबूझ के। अलोंग विथ क्या हो जाएगा, अलोंग विथ द सर्विकल कैनाल। इज दिस क्लियर टू ऑल? इतना सबको समझ आ गया? ठीक है, एक और बात नोटिस करी क्या तुम लोगों ने कि वेजाइनल कैनाल के अंदर आप लोगों को ये रफ से जो है बेसिकली एजेस दिख रहे हैं इनसाइड पे। देखो ध्यान से, these some kind of folds are present on the inside, right? And these all the folds basically are going to create a rough, we can say texture inside the canal, ठीक है? तो इसी को हम लोग बोलेंगे रुगे। क्या बोल देंगे, रुगे। स्टमक सब जानते हैं ना, स्टमक, तो स्टमक के अंदर भी इस प्रकार के फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उसको भी हम लोग बोलते हैं रुगे। ठीक है, ऐसे पैलेट है जो अपना कि जहां पे हम टंग ऊपर की तरफ टकराएं तो हमारी छत है जो बक्कल कैविटी की, ठीक है, पैलेट, उसके ऊपर भी आप अगर टच करके देखेंगे तो आपको ऐसे फोल्ड्स नजर आते हैं, उसको भी रुगे बोलते हैं। ठीक है, तो वेजाइनल कैनाल के पास में भी रुगे प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर? ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आ गई है क्या? तो हमारे ये थोड़े पॉइंट्स क्लियर हुआ दिमाग के अंदर। एक तो हमने देखा कि इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसका बेसिक फंक्शन या पर्पस क्या है, ये कॉपुलेटरी कैनाल कब कहलाती है और ये बर्थ कैनाल कब कहलाती है, और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का और क्या योगदान है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट एक्ट्स एज अ पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, तो इसको तुम ध्यान से देखो, इस वाली फोटोग्राफ को ध्यान से देखो ये सेकेंडरी ओसाइट ऊपर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है सबको? मैं ऐसे करती हूँ, मैं वापस से बैक लेके दोबारा आती हूँ ताकि तुम्हें पॉइंटर से समझा पाऊँ कि मैं क्या बता रही हूँ। देखो ये सेकेंडरी ओसाइट दिख रहा है सभी को आते हुए, ठीक है, ये देखो आ रहा है ना, इस तरफ आ रहा है फैलोपियन ट्यूब से। किधर आ रहा है, देखो यहाँ पर ये आ रहा है यूट्रस के अंदर, सबको दिखा, यूट्रस के अंदर। अब क्यों ऐसा आ गया है डायरेक्टली, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई कि फर्टिलाइज हो। फर्टिलाइज नहीं हो तो क्या नजर आ रहा है, देखो तुम, डेज प्रोसीड ऑन होते जा रहे हैं। क्या समझ में आया कि क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया। क्या समझ में आया कि बेसिकली एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रोलिफरेटेड रहती है, मेंटेन्ड रहती है, एक लिमिट तक मेंटेन रहती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, और अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिक रखने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। तो क्या कर दिया जाएगा, इसको शेड कर दिया जाएगा। तो आप सब समझ रहे हैं, ये वेजाइनल कैनाल के थ्रू ही जा रहा है, जो ब्लड पास हो रहा है। The blood is going to pass down through this vaginal canal only. Just see this. देखो ध्यान से. Is this very clear to you all now? तो अब समझ लो that it will also act like a passage for the menstrual flow. ठीक है? So we have got 3 different points with respect to the same thing. Okay. Now we are going to study what is hymen. ठीक है, तो अब देखना यहाँ पर, जब मैंने बोला कि ये वेजाइनल कैनाल है और मैंने बोला सपोज मान लेते हैं ये वही साइड है जो कि आउटसाइड को फेस कर रहा है। एक कलर चेंज करने दो, रुको, कलर के बिना काम नहीं चलता। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग वन पार्शियल मेम्ब्रेनस फोल्ड।
आई एम जस्ट मेकिंग वन पार्शियल मेम्ब्रेनस फोल्ड, ठीक है, दिस इज अ पार्शियल मेम्ब्रेनस फोल्ड। ऐसे ऑरिफिस के ऊपर एक पार्शियल मेम्ब्रेनस फोल्ड प्रेजेंट होता है, कंप्लीट नहीं, ठीक है, कंप्लीट नहीं, पूरा ढका हुआ नहीं है, ठीक है। लेट अस सपोज वेजाइनल कैनाल है अगर, तो ये पार्शियल प्रेजेंट होगा, कंप्लीट कवर नहीं होगा, ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेनस फोल्ड को बोलते हैं हाइमन। और हाइमन जो है, इसके रिस्पेक्ट में कुछ एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो कि हम वेरी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले। सिर्फ पहले वेजाइनल कैनाल को लास्ट पॉइंट समझ लो कि यहां पर बात होती है कि ये लाइंड किसके द्वारा है, ठीक है। तो हमें समझना है कि क्योंकि ये पर्टिकुलर कैनाल जो है इसमें एब्रेजन के चांसेस हैं, एब्रेजन का मतलब हो जाएगा घिसने के चांसेस हैं। द रीजन बिहाइंड दैट कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन के समय पर यही मेम्ब्रेनस फोल्ड जो है इसी के ऊपर रगड़ लगनी है, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट समझो कि इधर कैसी एपिथेलियल सरफेस होनी चाहिए। तो इधर जो एपिथेलियल सरफेस होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्ट्रैटिफाइड, पहली बात तो मल्टी लेयर्ड, राइट। लेकिन किस प्रकार की होगी वो? केराटिन वाली नहीं हो सकती क्योंकि वो डेड हो जानी चाहिए केराटिन वाली, तो हम बोलेंगे यहां पर होगी नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड मल्टी लेयर्ड, ठीक है। और कौन सी एपिथेलियम? स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, समझ आ गया। चलो, तो ये वाली बात सभी को क्लियर हो गई कि इसकी लाइनिंग कौन सी होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रही हूं जिसपे कि शायद क्वेश्चंस एम्स लेवल पे अगर बने तो बन जाए, वो ये है कि वेजाइनल कैनाल इज डिवॉइड ऑफ एनी ग्लैंड्स। उसके अंदर कोई ग्लैंड्स नहीं होते, उसके बाहर ग्लैंड जरूर होते हैं और वो ग्लैंड्स की सिक्रेशन अंदर जा सकती है लुब्रिकेशन के लिए, पर वेजाइनल कैनाल के अंदर कोई भी ग्लैंड्स नहीं होते, ठीक है। तो वेजाइनल कैनाल इज डिवॉइड ऑफ एनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। इतना आया समझ सभी को? जल्दी बताओ। आ गया, ठीक है। तो हमारे ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ग्लैंड्स बिल्कुल भी नहीं होंगे वेजाइनल कैनाल के अंदर, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन क्या ये कभी भी मॉइस्ट नहीं रहेगी? ये बिल्कुल मॉइस्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि सर्विक्स के अंदर से सिक्रेशन जो आ रही है वो भी इसके पास होगी और बाहर जो इसके जस्ट साइड्स में जो 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट है उनकी सिक्रेशन भी इसके अंदर जाएगी। तो इसका मतलब ये मॉइस्चर रिच जरूर रहेगी, पर वो मॉइस्चर इसका खुद का सीक्रेटेड मॉइस्चर नहीं है। इज इज डन? वेल अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू। अब हम लोग वेजाइनल कैनाल पूरा समझ चुके हैं, तो हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्ट्रक्चर को, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्ट्रक्चर जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एज फार एज द क्वेश्चंस इन नीट आर कंसर्न्ड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर नीट मैं क्लियरली लिख दे रही हूं, तुम लोग बिल्कुल ध्यान रख लो इस बात का कि इग्नोरेंस जो है वो यहाँ पर दुखदायी साबित हो सकती है। ढंग से पढ़ना है हर एक पॉइंट को क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वुल्वा, क्या बोलते हैं इसको? वुल्वा, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज वुल्वा। इसके अंदर बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यहां पर हमारे सामने एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एकदम सिंपल डायग्राम भी बना के दे सकती हूँ उसका, लेकिन हम लोग पहले जो है ये डायग्राम समझते हैं जो हमारे सामने दिया, ओके। चलो, लेकिन अगर कोई पूछता है कि ड्रॉ कैसे करें मैम, क्योंकि हमारी बोर्ड एग्जाम्स में अगर आ गया तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वी विल प्रैक्टिस दैट ऑल्सो, ओके। चलो अभी देखते हैं। तो हमें यहाँ पर समझ आता है, यहाँ देखते हैं एक एक पॉइंट मैं तुम्हें समझाऊंगी कैसे, मैं तुम्हें बता देती हूँ डायरेक्शन ताकि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी रहे। हम लोग पढ़ रहे हैं इनसाइड आउट, हम लोग पढ़ रहे हैं अंदर से बाहर की तरफ इस पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है। इनसाइड टू आउटसाइड पढ़ा रही हूं मैं, ओके। अब इनसाइड सबसे पहले देखते हैं, इनसाइड, ठीक है। देखो, क्या सभी लोगों को यहाँ पर एक रफ सा ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक डिप्रेशन सा, एक कैविटी जैसा नजर आ रहा है? इस पर्टिकुलर डिप्रेशन से स्ट्रक्चर को या कैविटी से स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। Vestibule is nothing but a depression inside which the vaginal orifice and the urethral orifice are present, ठीक है। ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वेजाइनल ओरिफिस और यूरेथ्रल ओरिफिस प्रेजेंट होंगे। ये एक प्रकार का डिप्रेशन है, ये एक प्रकार का कैविटी है, ऐसा मान लो तुम लोग, ठीक है। अंदर की तरफ दबा हुआ स्ट्रक्चर है ऐसा।
अब इसके अंदर कौन कौन से दो हमारे पास ऑरिफिस हैं? ऊपर की तरफ देखें तो यूरेथ्रल ऑरिफिस है, ऊपर की तरफ यूरेथ्रल ऑरिफिस है, और नीचे की तरफ देखें हम लोग अगर, तो यहां पर प्रेजेंट है वेजाइनल ऑरिफिस, वेजाइनल ओपनिंग। और वेजाइनल ओपनिंग बेसिकली देखा जाए तो कुछ ऐसी होती, लेकिन मैंने कहा इट इज अ पार्शियल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जो कि मेम्ब्रेन कवर्ड है पर पार्शियली, राइट, कंप्लीटली नहीं। तो इस प्रकार से कुछ हमें दिख गया कि यहाँ पर ये हाइमन प्रेजेंट है, पार्शियल कवरिंग, राइट। इतना आया समझ? अब हम ये बोलेंगे कि यूरेथ्रल ऑरिफिस ये हुआ और वेजाइनल ऑरिफिस ये हुआ, और इसके जस्ट नीचे की तरफ और पीछे की तरफ, ठीक है, एंटीरियर स्ट्रक्चर है ये, पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा एनस, ठीक है। तो एनस पीछे की तरफ प्रेजेंट है और बैक साइड में भी है, ठीक है। एनस और वेजाइनल ऑरिफिस के बीच में जगह नजर आ रही है थोड़ी सी, इतनी जगह, इसको बोलते हैं पेरिनियम। इसको क्या बोलते हैं? पेरिनियम, क्लिनिकल पेरिनियम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब तुम देखो नेक्स्ट पॉइंट, तुम लोगों को सभी को वेस्टिब्यूल के साइड्स में नजर आ रहा है इस प्रकार का स्ट्रक्चर, इस प्रकार का। दिस इज गोइंग टू अपीयर अ लिटिल बिट स्लाइट पिंकिश इन अपीयरेंस, राइट, बिकॉज ऑफ that it is a blood supply rich area and it is actually a mucous membrane fold। ये किसका फोल्ड है? ये म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं लिप्स की जैसे अपीयर कर रहा है, क्योंकि हम लोग इसको बोल रहे हैं लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड, ठीक है। अच्छा, म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड के जस्ट एंटीरियर, मतलब कि ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो हमें नजर आ रहा है यहां पर क्लाइटोरिस, देखो ये, ठीक है। और क्लाइटोरिस के ऊपर एक कवरिंग ऑफ स्किन है और उसको बोल रहे हैं हुड, हुड ऑफ क्लाइटोरिस। दिस इज कॉल्ड एज क्लाइटोरिस हुड, हुड, ठीक है। अच्छा, इतना समझ आया? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा यहां पर ये वाले स्किन फोल्ड्स, ये वाले स्किन फोल्ड्स, मैंने म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड नहीं बोला, स्किन फोल्ड्स, ये लार्जर हैं इन साइज और इनको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, ठीक है। क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। और लेबिया मेजोरा की जस्ट ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में प्रेजेंट जो थिक फैटी कुशन ऑफ स्किन बना हुआ है, जिसके ऊपर हेयर की प्रेजेंस भी है, उसको बोलते हैं हम लोग मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। एक मिनट, कहाँ चला गया? ये रहा, mons pubis, this area onto which hair is present, right? This is the complete structure of external genitalia. Now, and by any chance if you get problem in making the diagram thing, ठीक है, we will try to make it in a very short manner right now, okay? So like just wait for some time, ध्यान से देखो पूरा, तो तुम्हें बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। एक मिनट रुकना है ना, हम लोग कहाँ थे पहले, ये देखना था मुझे, यहाँ पे थे। ओके 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 ओके, डन, वेट, ठीक है। आप देखना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, एकदम क्लियर समझ आ जाएगा, बट प्लीज ध्यान से समझें, ठीक है। देखो, मैंने सिंपली बनाने के लिए तुम लोग को बोला कि हम वेस्टिब्यूल ऐसे बना देते हैं, ठीक है। हमने क्या करा? हमने वेस्टिब्यूल ऐसे बना दिया। सबसे पहले तो ये काम करो, ठीक है। वेस्टिब्यूल बनाने के बाद में तुम लोग बना दो ऑरिफिस, ऑरिफिस बना दो, यूरेथ्रल ऑरिफिस यहाँ बना दो और वेजाइनल ऑरिफिस यहाँ बना दो, ठीक है। और एक क्योंकि मेम्ब्रेन फोल्ड है इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा रफ बना देते हैं, सो दैट इट विल गिव एन अपीयरेंस ऑफ हाइमन कवर्ड वेजाइनल ऑरिफिस पार्शियल कवरिंग प्रेजेंट। दिस इज क्लियर। इसके जस्ट बाद हम लोग बनाते हैं, हम लोग कलर चेंज करते हैं ताकि तुम्हारे लिए क्लैरिटी रहे पूरी। हम बना देते हैं लेबिया माइनोरा, ऐसे करके, लेबिया माइनोरा, ठीक है। दिस इज डन। लेबिया माइनोरा बनाने के बाद में हम क्या करें, यहाँ पर एक बना दो क्लाइटोरिस स्ट्रक्चर, और क्लाइटोरिस के ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन का हुड बना दो। इतना आया सबको? और नीचे की तरफ भी एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन बना दो। इसको भी कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोरशे, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने बता दी, मैं लिख के बताऊंगी कि कैसे लिखते हैं। फिर आता है स्किन का फोल्ड, ठीक है। तो स्किन का फोल्ड बनाएंगे हम लोग अब, ये, ठीक है। द स्किन फोल्ड इज दिस, ओके, एंड देन जस्ट एक्सटेंड दिस ऑन द अपसाइड, ठीक है। ओके, प्लीज वेट so that I'll try to make it better and more clear. Okay, just wait.
हाँ देखो ऐसे करके we'll just try to make it somewhat like this, that we are actually trying to make the skin fold extend on the upside only. Is this clear? And then make some pubic hair in this region, in the mons pubis area. This is the simplest possible diagram which we can make, but it will cover each and every point of whatever you are trying to cover. ठीक है, ये हर एक पॉइंट को कवर कर लेगा. मैं लेबलिंग कर रही हूँ, देखो ध्यान से. ये है वेस्टिब्यूल, है ना. इसके अंदर हमें दिख रहा है यूरेथ्रल ऑरिफिस, ठीक है. और फिर हमें दिख रहा है वेजाइनल ऑरिफिस, ठीक है. फिर ओके हमें दिख रहा है ऊपर की तरफ क्लाइटोरिस, दिस एरिया विल बी क्लाइटोरिस, ठीक है. इसके ऊपर हमें दिख रहा है क्लाइटोरिस हुड, ठीक है, क्लाइटोरिस हुड ऑफ लूज स्किन. फिर आ जाता है ये वाला लेबिया माइनोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा. अच्छा, ये वाला आ जाता है लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा मीन्स मेजर लिप्स, ठीक है. एंड दिस वन विल बी द मॉन्स प्यूबिस एरिया. आई थिंक नाउ दिस इज वेरी क्लियर. अब बिल्कुल समझ आ गया. एक तुम लोग को और बात बता देती हूँ यहाँ पे मैं. देखो मैं कुछ बना रही हूँ, लेबल कर रही हूँ, ध्यान देना. मैं यहाँ पर एक रेड कलर का बल्बुलर स्ट्रक्चर बनाया, एक और बनाया, ठीक है. तुमको बता रही हूँ ये वेजाइनल ऑरिफिस के ईदर साइड पर, मतलब कि वेजाइनल ऑरिफिस बीच में, एक इस तरफ और एक इस तरफ, 1 पेयर ग्लैंड्स प्रेजेंट है हमारे पास टोटल. उनको बोलते हैं एक सेकंड रुक जाओ प्लीज, है ना. मैं कलर चेंज करता हूँ कि रेड में दिखेगा नहीं. 1 पेयर बार्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक है. और इसी को बोल देते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स. इसी को बोल देते हैं ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स. इतना आया समझ में सभी को? ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, ठीक है. अच्छा, ग्रेटर किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? तो दो ही. यहाँ पे ग्रेटर बोल रहे हैं साइज के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान देना विथ रिस्पेक्ट टू साइज है ये शब्द. एक पॉइंट और बना रही हूँ, देखो ध्यान से. मैं यूरेथ्रल ऑरिफिस के आसपास में, लेकिन नीचे की तरफ और पास में भी ढेर सारे माइन्यूट ग्लैंड्स और बना दिए मैंने, ग्रीन कलर के. तुमको दिख रहे हैं सबको? These glands are basically called as glands of skein. Glands of skein, SKENE. इसी को बोलते हैं पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स. पैरा मतलब कि पेरिफेरी में, यूरेथ्रा की पेरिफेरी में पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स, दे आर कॉल्ड एज. ओके, इतना है? इतना सबको समझ आया? ठीक है, तो हमारे ये क्लियर हो गया है पूरा कि ग्लैंड्स ऑफ स्किन या पैरायूरेथ्रल ग्लैंड किसको बोलते हैं, और वो ज़्यादा होते हैं. अच्छा, ज़्यादा होते हैं, लेकिन साइज वाइज कैसा दिख रहा है? छोटू से बनाए, ठीक है. तो इसीलिए इसका होता है नाम लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड. अब मैं एक बात बहुत क्लियरली बोल दूँ, ये वाली गलती बच्चे ज़रूर करके आते हैं कि नंबर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि साइज के रिस्पेक्ट में. ध्यान दे लो, यहाँ पर साइज के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, नंबर के रिस्पेक्ट में नहीं. अगर तुम बोलोगे लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, तो तुम्हारे दिमाग में वो 1 पेयर ग्लैंड नहीं आने चाहिए. हमें बहुत सारे माइन्यूटली प्रेजेंट ग्लैंड्स दिमाग में आने चाहिए, ठीक है, जिनकी साइज छोटी है. ओके, और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स बोला तो बार्थोलिन्स ग्लैंड. और अगर फिर भी भूल जाते हैं तो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, याद रखना उस ट्रिक को. हम याद रखेंगे बिग इन साइज से हम याद रखेंगे B फॉर बार्थोलिन्स, ठीक है, B फॉर बार्थोलिन्स. याद रहेगा? अभी तो याद रह जाएगा ना. और बिग का मतलब ही ग्रेट होता है. क्या ये बात याद रह जाएगी? तो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, बिग बार्थोलिन्स. इज दिस नाउ क्लियर टू एवरीवन ओवर हियर? दिस ट्रिक इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है. तो यहाँ तक की बात सबको क्लियर अगर हो गई तो हमारे दिमाग में एटलीस्ट वुल्वा का स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है, ठीक है. तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर शायद सभी लोगों को बिल्कुल समझ आ गया होगा. अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है. मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस. इतनी चीजें पढ़ाई, राइट? ये सब चीजें होती हैं. इसकी डिटेल्स क्या क्या हैं वो एक एक लाइन में वी विल जस्ट कंप्लीट देम, ताकि तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशन हो गया, स्ट्रक्चर कौन सा है मालूम पड़ गया, पर डिफाइन कैसे करें वो भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है.
तो मॉन्स प्यूबिस ये क्या होता है? इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज, जैसे कि ऊपर बताया मैंने स्किन और हेयर से कवर्ड है. इट इज वेरी सिंपल. पहला वाला क्लियर हो गया. मॉन्स प्यूबिस फैटी कुशन, स्किन और हेयर से कवर्ड, सिंपल. नेक्स्ट लेबिया मेजोरा, इनको बोलते हैं ग्रेटर लिप्स. ये फ्लैशी फोल्ड है, मतलब कि थोड़े से थिक फोल्ड्स हैं, मोटे फोल्ड्स हैं, और ये मॉन्स प्यूबिस के नीचे की तरफ आ रहे होते हैं और वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड कर रहे होते हैं, मतलब कि पूरा ऐसा स्ट्रक्चर है. ठीक है. फिर आता है लेबिया माइनोरा. ये पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू है लेबिया मेजोरा के बीनीथ, मतलब कि अंदर की तरफ. ठीक है. और ये रीजन बिटवीन लेबिया माइनोरा इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल. जितना एरिया लेबिया माइनोरा कवर कर लेता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल. मेरा डायग्राम तो चला गया क्योंकि वो टिकता नहीं है जो भी हमने लिखा वो. यहाँ ध्यान दें, इतना पूरा एरिया जो है ना, दिस कंप्लीट एरिया विच इज एक्चुअली कवर्ड बाय द लेबिया माइनोरा विल बी कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल. ये लिखा है उस पॉइंट में. ठीक है. चलो अब आता है विद इन द वेस्टिब्यूल आर द हाइमन, है ना, द वेजाइनल ऑरिफिस एंड द यूरेथ्रल ऑरिफिस एंड द ओपनिंग्स ऑफ द ग्लैंड्स. वेरी क्लियर. ठीक है. ये सब मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया है. इतनी बात में कोई भी डाउट है क्या? ठीक है. जो भी चीज समझ नहीं आ रही हो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट पूछ लें. ठीक है. अब मेरा एक क्वेश्चन है, तुम लोगों को उसका आंसर देना है ताकि मुझे भी समझ आए कि तुम पूरे लेक्चर्स देखते भी हो कि नहीं. ठीक है. द क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर विल बी, वी विल एक्चुअली कीप क्वेश्चंस फॉर एवरी लेक्चर. ओके. द क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर विल बी that the presence or absence of dash, the presence or absence of dash, ठीक है, is not an indicative of virginity in women. ठीक है, ये कर लो. The presence or absence of dash is not an indicative of virginity in women. इसका पूरा एक स्टेटमेंट में आंसर देना है तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में. डन. जिसका आंसर आएगा वही मैं मानूंगी कि पूरा लेक्चर ढंग से पढ़ रहा है और वही नीट के लिए ढंग से तैयारी कर रहा है. ठीक है. चलो अब देखते हैं. इसका बेसिकली आंसर यहाँ पे लिखा है तुम्हारे सामने, दिस इज नो ऑफ कोर्स. ठीक है. तो अब क्या है, हम लोगों ने देखा जैसे कि पार्शियल मेम्ब्रेनस फोल्ड है और वो प्रेजेंट होता है वेजिनल ऑरिफिस के सराउंड करता हुआ. ठीक है, उसको कवर करता हुआ. अब बेसिकली क्या होता है, इन द अर्लियर टाइम बींग्स दिस पर्टिकुलर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन was actually considered as that the female has any sexual history in the past or not, or the female is virgin or not. ठीक है. लेकिन इस बारे में व्यूज काफी चेंज हो चुके हैं. in fact they should change indefinitely. the only reason behind that कि इस हाइमन की एग्जिस्टेंस जो है वो ऑफकोर्स ये बातें मतलब कि ट्रस्टेबल नहीं है. द रीजन बिहाइंड दैट कि इसका टॉर्निंग, ये इतनी डेलिकेट मेम्ब्रेन है कि ये कोई अगर गिर भी जाए अपने बचपन में या अपने प्यूबर्टी एज में तो भी टॉर्न हो सकता है, टूट सकता है. ठीक है. एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पे मेंस्ट्रुअल कप्स जो रहते हैं या टैम्पॉन्स रहते हैं. टैम्पॉन क्या होता है? टैम्पॉन्स आर दोज डिवाइसेस जो कि ऑल्टरनेटिव टू पैड्स इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. विच कैन बी इंसर्टेड इनसाइड द वेजाइनल कैनाल एंड इट कैन अब्सॉर्ब ऑल द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जस्ट इक्वलेंट टू दी पैड. पैडमैन मूवी सबने देखी है, इसके बारे में सब जानते हैं. टैम्पॉन्स क्या होते हैं और मेंस्ट्रुअल कप क्या होते हैं ये भी समझ लो. ठीक है. तो अगर मैंने बोला कि these devices are present in market, then definitely they cannot assure that presence of hymen is an indicative of virginity or not, right? एक और पॉइंट समझ लेते हैं कि अगर कोई फीमेल जो है वो हॉर्स राइडिंग या किसी स्पोर्ट्स या रनिंग या जॉगिंग या नॉर्मली फास्ट चलना या कुछ भी ऐसी भी चीज हो तो भी वो इजीली टर्न हो सकता है. ठीक है. अगर कोई दौड़ भाग कर रहा है, खेल रहा है और गिर गया है बच्चा तो भी उसका जो है हाइमन टर्न हो सकता है. ठीक है. तो दिस पर्टिकुलर थिंग शुड बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द माइंड्स. ठीक है. हाउएवर ऐसा है कि आजकल के जो जनरेशन है, द यंग जनरेशन, दे आर एक्चुअली वेरी मच काम माइंडेड एंड दे आर फेमिलियर विद ऑल द टर्म्स एंड द थिंग्स. ठीक है. बट पहले के जमाने में द थिंग्स वर डिफरेंट फ्रॉम राइट नाउ. दे वर क्वाइट डिफरेंट. In fact, in our country, there are many areas, there are many states, and there are many cities where these kind of things like the hymen is present or not is a trustable indicator of virginity is still present in their minds. है ना. So these kind of things are actually included in our syllabus. Syllabus में क्यों include किया गया होगा? ताकि पता चल सके लोगों को कि भाई जो आप समझ रहे हैं वो सही भी है कि नहीं. Is this clear to all? तो clear no,
है ना, समझ आ गया सभी को। अब देखते हैं, द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग, टॉर्न का मतलब टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, रप्चर हो सकता है ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस। ये एक जनरल थॉट प्रोसेस है, ठीक है, एक जनरल थॉट प्रोसेस है। लेकिन ये कब और टूट सकता है, जब कोई इंसान झटके से गिर जाए, या स्कूटी अगर चला रहा हो बाय एनी चांस और स्पीड ब्रेकर पे जंप आया, उससे झटका लग जाए, ठीक है, या इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन्स हो, टैम्पॉन्स जो कि ये वाले डिवाइसेस हैं, ठीक है, या एक्टिव पार्टिसिपेशन हो किसी स्पोर्ट्स या हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इसको इंडिकेटिव नहीं बना सकता। अब एक और बात वो ये है कि इसकी प्रेजेंस काफ़ी सारी मैरिड वुमेन जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंडरगो जा चुकी हैं उसमें भी प्रेजेंट है। तो अब किस हिसाब से अपन बोलें कि ये वर्जिनिटी को इंडिकेट करता है कि नहीं, समझ रहे हो बात को, ठीक है। Thus we all can see the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual intercourse, ठीक है। जो तुमको मैंने डायग्राम पढ़ाया था ना, उसमें मैंने 2 ग्लैंड्स की बात करी थी, याद करो। उन ग्लैंड्स की लोकेशन बताने के लिए मैंने तुम लोगों को ये डायग्राम लिया है सामने, देखो ध्यान से। तो ये यूरिथ्रल ऑरिफिस है, और देखो यहाँ पर स्किन ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि न्यूमरस होंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। इनको हमें न्यूमरस बनाना है, ना कि 1-2, ठीक है, ऐसे। और बार्थोलिन्स ग्लैंड वेजाइनल ऑरिफिस के इधर साइड पे प्रेजेंट होंगे, और ये 1 पेयर होंगे, ठीक है। और मतलब मान लो तुम अगर एक्चुअली इमेजिनेशन करना चाहो तो कुछ इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। जो डायग्राम हम बनाते हैं वो इजी होता है, लेकिन हम अगर इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि किस प्रकार से हम वेस्टिब्यूल को इमेजिन करें मैम, ठीक है। तो डिप्रेशन दिख रहा होगा अब तुम लोगों को ये ऑटोमेटिकली, राइट। तो ये डिप्रेशन से नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज डन। अब आ जाते हैं मैमरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों ने ऑलरेडी 2 ग्लैंड्स पढ़ लिए हैं, एक है बार्थोलिन्स ग्लैंड, एक है पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ डिटेल लिख देती हूँ यार इसकी, ठीक है। देखो, दी बार्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक है, एंड दी पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है, secretes mucus rich substance या secretion, ठीक है, to lubricate the passage of vaginal canal, ठीक है, to allow sexual intercourse smoothly, ठीक है। So this is the function of both of these glands, the Bartholin's as well as the paraurethral, also called as the skin gland, ये वाला, ठीक है। चलो आगे प्रोसीड कर रहे हैं, मैमरी ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि जब भी हम लोग मैमरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो दे आर बेसिकली एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, एक्सेसरी, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा एक तरीके से कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर नहीं है। इनफैक्ट दे आर लोकेटेड इन थोरैसिक एरिया इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स, थोरैसिक एरिया में है ह्यूमन फीमेल्स के, परंतु इनको एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बोला जाता है क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट है रिप्रोडक्टिव साइकिल में, इनका इन्वॉल्वमेंट है, ये हार्मोन्स से अफेक्ट होते हैं, ये हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, जब भी मैमरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर हमारे ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। मैं तुम लोग को पूरा हाईलाइट करके एक एक पॉइंट समझा रही हूँ, पर तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा कि मैंने कहाँ हाईलाइट किया, ध्यान देना, ठीक है। अब हम देखते हैं, जब भी हमने कहा थोरैसिक एरिया है तो थोरैसिक एरिया है मतलब कि ऑटोमेटिकली वहां पर रिब्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। थोरैसिक एरिया है तो रिब्स प्रेजेंट होंगे। तो जब भी सेक्शन लेंगे अगर और लेटरल सेक्शन लेंगे, साइड व्यू लेंगे, तो आपको वहां पर रिब्स प्रेजेंट दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमें रिब्स दिख रहे हैं यहाँ पर, और हमें इंटरकोस्टल मसल्स भी दिख रही हैं जो कि रिब्स के बीच की मसल्स होती हैं, ठीक है। ओके, चलो तो ये समझ आ गया, ये रिब्स दिख रहे हैं, रिब्स के बीच की मसल्स दिख रही हैं, और ये पेक्टोरलिस मेजर मसल दिख रही है, और ये सारी थोरैसिक मसल्स हैं। और ये क्यों दिख रही हैं? क्योंकि इसकी लोकेशन क्या है, थोरैसिक एरिया में होता है, इसीलिए, ठीक है। अब देखते हैं इनसाइड, जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि बेसिकली ऑन द आउटर मोस्ट साइड वी विल बी एबल टू सी द स्किन, ठीक है,
and just inside the skin I am able to actually see lot of fat accumulation over here. बहुत सारे fat accumulated यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है. And there can be a question is that the more is the amount of fat, the more will be the size of breast. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ the fat content is directly proportional to the size of breast. ओके, ठीक है. अच्छा, ये समझ आ गई. अब देखते हैं नेक्स्ट. आप देखो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब कि मैमरी ग्लैंड्स के अंदर, यू आर ऑल एबल टू सी देयर आर मेनी 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 कंपार्टमेंट्स ओवर हियर. हाउ मेनी? देयर आर नॉट सो मच मेनी. ठीक है, कितने होते हैं बताऊंगी. देखो ये दिख रहे हैं सबको कंपार्टमेंट्स. इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मैमरी लोब्स. क्या बोलते हैं? मैमरी लोब्स. और हर एक मैमरी लोब के अंदर आपको दिख रहे हैं बहुत सारे पैक करे हुए एल्वियोलाई. इसको बोल देते हैं मैमरी एल्वियोलस. अगर मैं सिंगल की बात कर रही हूँ और मैं इकट्ठी बोल रही हूँ तो मैमरी एल्वियोलाई. ठीक है, मैमरी एल्वियोलाई के बाद का स्ट्रक्चर पूरा है घिच पिच करा हुआ एनसीईआरटी के हिसाब से. तो इसलिए मैं तुम लोगों के लिए एक काम करती हूँ कि मैं एक फ्लो चार्ट लिख देती हूँ. ठीक है, हाँ ये वाला स्ट्रक्चर पहले एक बार देख लो. ये मैं ये बता रही थी कि हम जब बात करते हैं एल्वियोलस की, तो एल्वियोलस का एक्चुअल एक्सप्रेशन जो है वो एक प्रेग्नेंट फीमेल में होगा और अर्ली प्रेगनेंसी में भी होगा. पर मैच्योर के केस में देखो, मैच्योर के केस में देखो आप लोगों को एल्वियोलस दिख नहीं रहा है सच, राइट. अर्ली प्रेगनेंसी में एल्वियोलस दिख रहा है, मिड प्रेगनेंसी में एल्वियोलस दिख रहा है, और अगर मैंने बोला लैक्टेटिंग मदर है तो एल्वियोलस प्रॉपरली दिख रहा है और साइज में बड़ा भी है, राइट. और अगर मैंने बोला एक फीमेल का मेनोपॉज हो गया तो यहां पर कोई एल्वियोलस का प्रेजेंस नहीं हो सकता. क्लियर है बात? ठीक है, तो ये जो एल्वियोलस बनाता है ना, ये जनरली बनाना, ये स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ तुम्हारे सामने, दिस वन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इज गिवन एज स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रेग्नेंट फीमेल लेडी. ठीक है, अदरवाइज एल्वियोलस दिखता नहीं. इतना आ गया समझ सभी को? ठीक है, तो दिस मच इज डन एंड अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू. अब मैं तुमको क्या बोल रही थी कि पाथवे बताऊंगी, पहले सिर्फ ये रीडिंग लगाते हैं थोड़ा सा. हमने देखा कि मैमरी ग्लैंड्स जो कि फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सारी फीमेल्स के, सारी के सारी फीमेल्स के मैमरी ग्लैंड्स फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स हो सकते हैं. मतलब कि वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन. ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन इज पॉसिबल. ठीक है, males do also have mammary glands but milk production is not possible. The mammary glands are paired structures, ठीक है, that contains glandular tissues, मतलब कि alveoli, ठीक है, and variable amount of fat that is going to be variable in case of different females, right. The glandular tissue will consist of what? यहां से मैं तुम लोग को फ्लो चार्ट बताऊंगी. 15 से 20 मैमरी लोब्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कितने हो सकते हैं, हमें नंबर देखना है. इसमें क्या प्रेजेंट है? एल्वियोलाई. ठीक है, एल्वियोलाई क्या सीक्रेट करता है? मिल्क. मिल्क कहाँ जाता है? ल्यूमन में. ल्यूमन कहाँ जाता है? ल्यूमन ऑफ ईच मेमरी एल्वियोलाई विल ओपन इनटू द मेमरी ट्यूब्यूल्स. अब ये एक ब्लंडर है एनसीईआरटी की तरफ से, जिसके ऊपर नोटिस करना जरूरी है कि एनसीईआरटी जो है बेसिकली उसने डायरेक्टली मेमरी डक्ट बना दी और उसने थ्योरी में मेमरी ट्यूब्यूल का वर्णन कर दिया. तो अब आएगा तुम्हारे सामने पॉइंट कि हम लोगों को इसको लिखना है कि नहीं फ्लो चार्ट में. इसीलिए मैंने कहा कि मैं फ्लो चार्ट प्रॉपरली बनाऊंगी. ठीक है, तो देखो फिर मेमरी ट्यूब्यूल्स के बाद आती है मेमरी डक्ट. मेमरी डक्ट जो होती हैं उसके बाद आता है मेमरी एम्प्यूला. ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये स्वेलिंग जो दिख रही है. ठीक है, ये स्वेलिंग दिख रही है जो है ना, ये वाली की बात हो रही है. ओके, एक मिनट, इसकी बात कर रहा हूँ. दिस swollen areas. ठीक है, these are called as mammary ampulas. Ampulas will finally open into the lactiferous duct. Lactiferous duct करीबन 14 से 16 lactiferous duct कंबाइन होके निपल कहलाती हैं. ठीक है, तो lactiferous duct के कॉम्बिनेशन को ही निपल वर्ड बोलते हैं. और निपल के आसपास में आप लोगों को एक ब्राउन फैट का एरिया नजर आ सकता है. दिस इज द ब्राउन फैट एरिया, दिस वन. ठीक है, and this is called as areola. The areola is basically a glandular area. ठीक है, अब हमें बहुत सारी चीजें तो आ गई पर समझ कुछ नहीं आया कि क्या है ये सब. ठीक है, तो हमने सिर्फ डायग्राम की भी डायसेक्शन करी है, इसीलिए कुछ समझ नहीं आया होगा ढंग से. मैं पूरा लिख रही हूँ, ध्यान देना. ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ध्यान देना. ठीक है, हमने क्या देखा? मैमरी ग्लैंड्स, लोकेशन हमें मालूम पड़ गई है. हमें देखना है यहाँ से 15 से 20 मैमरी क्या प्रेजेंट होता है?
15 से 20 मैमरी लोब्यूल्स, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, ईच ऑफ विच कंटेन क्या कंटेन करता है, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन, ठीक है, एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क which goes into the alveolar sac या lumen goes in alveolar sac और lumen, ठीक है। फिर क्या होता है, alveolar sac के बाद में अब कहाँ जाएगा, now this milk moves to mammary tubules according to the theory portion of NCERT which should be the real presence, ठीक है, डायग्राम में नहीं है तो क्या हो, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक। अब आता है, ठीक है, which proceeds in mammary duct, कहाँ प्रोसीड करता है ये, मैमरी डक्ट में, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे ऊपर ले जाके लिख रही हूँ, रुको एक मिनट, मैमरी डक्ट, अच्छा अब क्या हो जाएगा, मैमरी डक्ट, ठीक है, इतना आया। अब क्या होना चाहिए, दी मैमरी डक्ट्स, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म मैमरी एम्प्यूला, ठीक है, और इसी मैमरी एम्प्यूला के लिए एक और शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, वो होती है लैक्टी, मतलब कि मिल्क, फेरस मिल्क को रखने वाला, साइनस मतलब कि कैविटी। मिल्क जहां टेम्पररी स्टोर हो सकता है इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस साइनस, ठीक है। तो मिल्क कैन बी स्टोर्ड टेम्परली, ठीक है। अच्छा अब क्या आता है, फिर ये हो गया हमारे पास में द मैमरी डक्ट कंबाइन टू फॉर्म मैमरी एम्प्यूला, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फाइनली दैट नाउ द एम्प्यूला ओपन इनटू कहां पर, हम क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, जो कि कंबाइन करके क्या बनाती है, कंबाइंस टू फॉर्म निपल, ठीक है, फ्रॉम विच मिल्क विल बी इजेक्टेड आउट। क्लियर है सभी को एकदम अच्छे से पाथवे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, पर ये वाला पाथवे NCERT के रिस्पेक्ट में और नीट के रिस्पेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है और इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। जो बच्चे बोर्ड वाले बच्चे हैं उसको भी मैं बता दूं, बोर्ड के एग्जामिनेशंस के अंदर भी पाथवे बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो पाथवे ऑफ स्पर्मेटोजोआ ही क्यों ना हो या पाथवे ऑफ मिल्क ही क्यों ना हो, ठीक है। तो मैमरी लोब्यूल्स के अंदर एल्वियोलाई पैक्ड थे, उन्होंने मिल्क सीक्रेट किया जो कि एल्वियोलर सैक में गया, सैक के बाद वो मैमरी ट्यूब्यूल्स में गया, ट्यूब्यूल्स के कंबाइन होने से बनी मैमरी डक्ट के कंबाइन होने से बना मैमरी एम्प्यूला, और मैमरी एम्प्यूलाज ने कंबाइन करके अपनी सिक्रेशन को लैक्टिफेरस डक्ट में भेजा, और लैक्टिफेरस डक्ट के कॉम्बिनेशन को ही निपल बोलते हैं, जिसके थ्रू मिल्क इजेक्ट आउट होगा, बाहर आएगा। वेरी क्लियर प्रोबेबली, यस और नो। सो दिस वी हैव डन ऑलरेडी, ठीक है, आ गया समझ में। चलो तो अब तुम्हें क्लियर है, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मैमरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क जो कि थोड़ी देर के लिए कैविटी में स्टोर होगा, उनकी खुद की कैविटी में भी स्टोर हो सकता है। ये मत सोचना कि सिर्फ लैक्टिफेरस साइनस में ही स्टोर होगा, ठीक है, वहां पर भी स्टोर होगा, वो टेम्पररी स्टोरेज है, यहाँ पर भी स्टोरेज हो सकता है, दो जगह स्टोर हो सकता है, ठीक है। अच्छा फिर है द एल्वियोलाई ओपन्स इनटू द मैमरी ट्यूब्यूल्स विल फॉर्म मैमरी
मेमोरी डक्ट विल फॉर्म वाइड मेमोरी एम्पुला, जो कि लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड है, जो कि जिसके थ्रू मिल्क सक आउट होगा। सिंपल, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं कि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं मदर्स मिल्क की, ठीक है, तो हमने सबने कभी ना कभी अपने स्टेज ऑफ लाइफ में किसी ना किसी जगह पर या तो पढ़ा होगा या तो सुना होगा दैट मदर्स मिल्क या ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, द ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इट इज शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड, इट शुड नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोल रहे होते होंगे, ठीक है, तो देयर मस्ट बी सम रीजंस। उसमें ये रीजन है बेसिकली कि जब मदर एक प्रेगनेंसी स्टेज में है और चाइल्ड की बर्थ होने वाली है, ठीक है, और उसके बाद लैक्टेशन होगा शुरुआत, ठीक है, और लैक्टेशन की शुरुआत के समय जो मिल्क सीक्रेट होगा वो मिल्क है जो कि मदर की बॉडी ने स्पेसिफिकली ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं उसमें, ठीक है, एंटीबॉडीज दी हुई हैं उसके अंदर, ताकि जो बेबी है उसको आगे आने वाली मतलब मानो 6 महीने तक, जब तक बेबी की खुद की कोई इम्यूनिटी नहीं है, उसको प्रोटेक्ट कर सकें, एक प्रकार से पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके। पैसिव मतलब कि बच्चे को खुद मेहनत नहीं करनी पड़ी इम्यूनिटी गेन करने के लिए, मदर ने खुद दे दी, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मदर्स मिल्क ऑफ इनिशियल डेज एंड द ब्रेस्ट फीडिंग शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड फॉर अर्ली मंथ्स। द रीजन बिहाइंड दैट कि ये मदर्स मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात यहाँ पे आती है थोड़ी सी कि हम जब एकदम स्टार्टिंग के कुछ इनिशियल डेज की बात कर रहे होते हैं, 24 to 48 वीक्स 24 to 48 आवर्स है ना, मतलब कि दो मान लो 2 दिन और 4 दिन, शुरुआत के 2 से 4 दिन की बात हो रही है, यहाँ लिखती हूँ मैं, देखो 2 to 4 days। तब जो मिल्क बन रहा है ना मदर की बॉडी में, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, उसको गोल्डन मिल्क भी बोलते हैं, पता है, एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ, कोलेस्ट्रम यहाँ लिखा है शायद से, हाँ लिक्विड गोल्ड ये लिखा है, देखो कोलेस्ट्रम गोल्डन मिल्क, ठीक है, गोल्डन मिल्क, ओके, दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस एज वेल एज नेचर, मतलब कि सोने जितना इम्पॉर्टेंट है ना, गोल्ड जितना हम बोल सकते हैं प्रीशियस मिल्क है ये। 24 to 48 डेज के अंदर जो कोलेस्ट्रम नाम का मिल्क सीक्रेट हो रहा है, दिस इज अ मिल्क which is rich in IgA antibodies and IgA antibodies म्यूकस मेम्ब्रेन से आने वाले किसी भी इन्फेक्शन से बचाव करती हैं। तो छोटे बच्चे को नेजल रूट से, बक्कल कैविटी वाले रूट से जो भी इन्फेक्शन आने के चांसेस हैं उससे बचाव कर देगी ये IgA एंटीबॉडीज, ठीक है। चलो, तो मिल्क के अंदर और क्या हो सकता है, तो मिल्क के अंदर डेफिनेटली मिल्क शुगर होगी, मिल्क शुगर को लैक्टोज बोलते हैं। कोलेस्ट्रम हमने बता दिया कि 24 to 48 आवर्स तक सीक्रेट होने वाला मिल्क है जिसके अंदर IgA एंटीबॉडीज होती हैं। और मिल्क सीक्रेट कौन करवाता है, अब ये हार्मोन कौन सा जो कि मिल्क प्रोडक्शन करवाए उसको हम बोलेंगे प्रोलैक्टिन, और हार्मोन कौन सा जो कि मिल्क को इजेक्शन करवाए मतलब कि बाहर रिलीज करने की पॉसिबिलिटी दे, वो ऑक्सीटोसिन। तो ये दोनों हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोलैक्टिन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क या प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ओके, एंड सीक्रेशन भी बोल सकते हो तुम लोग इसको। ऑक्सीटोसिन इज गोइंग टू बी फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन मतलब कि बाहर की तरफ रिलीज कराना, ठीक है, आ गया समझ में, ये देखो, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन बेसिकली स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट है और वो लैक्टिफेरस डक्ट जो होती है उसके आसपास की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि मिल्क इजेक्ट आउट होके बेबी उसको सक कर पाए, ठीक है, दिस इज डन। एक और पॉइंट है कि ऐसा बोलता है ना कि अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा देती है तो ऑटोमेटिकली मिल्क प्रोडक्शन बंद हो जाता है, ये बोलता है ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने से मिल्क प्रोडक्शन के बंद होने का कुछ तो लिंक होता होगा, ठीक है। तो जब मिल्क बन रहा होता है तब मिल्क बनने के साथ में उसके अंदर कुछ एक ऐसे पेप्टाइड्स भी डाले जाते हैं जिन पेप्टाइड्स के इकट्ठे होने के ऊपर नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि प्रोलैक्टिन अब सीक्रेट मत करो, प्रोलैक्टिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सोचो कि अगर ये सिग्नल लंबे समय तक जाए, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब मिल्क अक्यूमुलेटेड ही रह जाए और वो इजेक्ट आउट ना हो, बेबी उसको ना ले, ठीक है,
और इसीलिए सिग्नल पहुंचता ही रहेगा प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन बंद करो बंद करो बंद करो, और फाइनली मिल्क सिक्रेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मदर की बॉडी ही ऐसे कुछ पेप्टाइड्स सिक्रेट करते हैं, इनको बोलते हैं मिल्क इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, जो कि अगर इकट्ठे हो गए तो मिल्क सिक्रेशन नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा कब पॉसिबल है? जब मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड करना बंद कर दे। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो ये हुए कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स। एक दो और पॉइंट्स सुन लो यार, लास्ट है। मदर्स मिल्क इज रिच इन प्रोटीन्स। ठीक है, मदर्स मिल्क जो होता है हमेशा उसमें इज रिच इन, यहाँ लिखने में क्या है ना कि मेरे फेस के ऊपर कब आ जाएगा मुझे ही नहीं पता पड़ेगा। रुको 1 मिनट, हम ऐसे करते हैं ना, हम दूसरी जगह लिखते हैं, पहले वाले में लिखते हैं। ठीक है, आ जाओ इधर, यहाँ लिख रही हूँ मैं कुछ एक पॉइंट्स। ये पॉइंट्स जो लिख रही हूँ ये सारी के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ओके देखते हैं। देखो, मदर्स मिल्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, इज रिच इन प्रोटीन। ठीक है, हैव essential fatty acids। ठीक है, लेस कोलेस्ट्रॉल, खराब नहीं होता वो, मतलब कि समझ में आया? फैटी एसिड अच्छे होते हैं जो कि काम के हैं, वही देंगी मदर, लेकिन कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं देंगी। ठीक है, और हैव एंटीबॉडीज, IgA एंटीबॉडी। ठीक है, बट इज पुअर इन किस में पुअर होता है ये? आयरन। तो आयरन की सफिशिएंसी नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे जिनकी बर्थ होती है जस्ट, डॉक्टर्स उनको मदर्स मिल्क को तो रेकमेंड करते हैं और उनको एक आयरन फेरेटिन सोल्यूशन का बेसिकली एक ड्रॉप देते हैं जिसके थ्रू बच्चे की आयरन डिमांड भी पूरी होती रहे। प्लस पुअर इन विटामिन सी ऑल्सो, उसमें भी विटामिन सी भी कम होता है उसमें। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, हैव लैक्टोज as milk sugar and casein as protein। ठीक है, चलो ओके। So these are the things which are basically very important as far as the female reproductive system is concerned, and we have completed probably everything, right? Now today the class will end on this portion. I would request everybody to please mention कि तुमको क्लास में समझ आता है कि नहीं। ठीक है, और जितना भी जो भी चीज़ समझ आई कमेंट्स में मेंशन करो और बताओ कि तुम्हें लेक्चर्स कैसे लगे। ठीक है, मीनवाइल डू नॉट फॉरगेट टू आंसर जो कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन बीच क्लास में आज पूछा हुआ है। ओके, सो बाय एवरीवन, विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट क्लास।